कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। आज आप लोगों के बीच में हम इतिहास पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इतिहास, इतिहास, इतिहास। इतिहास का जब हम संधि विच्छेद इतिहास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा इति धन ह धन आस, यानी इसका अर्थ हुआ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इतिहास का संधि विच्छेद करेंगे तो यह इति धन ह धन आस से बना है, जिसका अर्थ हुआ ऐसा ही हुआ। यानी कि हम इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो यह अतीत और अतीत और वर्तमान अतीत और वर्तमान के बीच में, अतीत अतीत और वर्तमान वर्तमान के बीच में चलने वाले संवाद को इतिहास कहते हैं। संवाद को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली संवाद का मतलब होता है वार्तालाप यानी बातचीत। ठीक है, को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता इतिहास का पिता इतिहास का पिता हेरोडोटस 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 को कहा जाता है, जो यूनानी व्यक्ति थे। यूनानी व्यक्ति थे। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो एक यूनानी व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में पोलेपोलेशियन के युद्ध को पोलेशियन के युद्ध को क्रमवार तरीके से विवरण दिया। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, जो एक यूनानी व्यक्ति थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी, जिसमें इन्होंने पोलेपोलेशियन के युद्ध को क्रमवार तरीके से विवरण दिया। सबसे पहले इन्हें इतिहास का पिता कहने वाले व्यक्ति का नाम था, सबसे पहले ये तो जान लीजिए, पहले हिस्टोरिका जो पुस्तक है हिस्टोरिका जो पुस्तक है, ये विश्व की प्रथम पुस्तक है जिसमें पोलेपोलेशियन के युद्ध को क्रमवार तरीके से वर्णन किया गया। सिसरो ने सर्वप्रथम इन्हें इतिहास का पिता कहकर पुकारा। इतिहास का पिता कहकर पुकारा। सिसरो ने सर्वप्रथम इन्हें इतिहास का पिता कहकर पुकारा। ठीक है, फिर
ये अब हम सबसे पहले क्रिस्टोफ सेलेरियस ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में क्रिस्टोफ सेलरियस क्रिस्टोफ 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 सेलरियसन ने 1665 यानी 1600 सॉरी क्रिस्टोफ 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 सेलरियसन ने 1685 ईस्वी में इतिहास को सर्वप्रथम क्रिस्टोफ सेलरियसन ने 1665 ईस्वी में सेलरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। इतिहास को 3 भागों में बांटा, जो पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। इतिहास को 3 भागों में जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बांटा, यानी 3 कालखंडों में बांटा, उस व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफ सेलरियसन, जो 1685 ईस्वी में इन्होंने बांटा। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं विषय, उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। हम यहीं से इस विषय की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का तत्कालिक जो कारण था वह चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी युक्त कारतूस जिसमें गाय और सूअर का मांस मिला हुआ था। मैंने कहा 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वह था 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वह था चर्बी युक्त कारतूस था, जिसमें गाय और सूअर का मांस मिला हुआ था। जब कारतूस जो था, जैसे मान लीजिए हम कोई बंदूक होते हैं तो उसमें जो हम उस जमाने में जो बंदूक हुआ करती थी, यानी जो कारतूस हुआ करता था, तो उसमें जो बारूद भरा जाता था, तो उसके ऊपरी खोल पे एक चर्बी युक्त कारतूस लगा था, जिसको हम लोग ऐसे दांत से नोच कर निकालते थे और उसमें हम लोग कारतूस में ऐसे भरते थे, भरने के बाद उसको हम चलाते थे। तो जब ये हमें मुंह में लगाते थे तो इससे हमारे हिंदू और मुसलमानों को बहुत आहत पहुंची। जब ये घटना हमारे भारत के लोगों को पता चली तो यह धीरे धीरे
फैलने लगी। जब यह धीरे धीरे फैलने लगी तो उस समय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल मंगल पांडे मंगल पांडे। ये जो चर्बी युक्त कारतूस था, चर्बी युक्त कारतूस था, ये एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। चर्बी युक्त जो कारतूस था एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। जो जो एनफील्ड राइफल में भरा जाता था, यह ब्राउन बेस के स्थान पर था। ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर का मांस मिला हुआ था उसके ऊपरी खोल में। जब यह बात धीरे धीरे फैली जब यह बात धीरे धीरे फैली तो उस सबसे पहले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मंगल पांडे। अभी हम मंगल पांडे पे आने से पहले कुछ इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। ये जो चर्बी युक्त कारतूस था, चर्बी युक्त जो कारतूस था, उसको चलाने का प्रशिक्षण भारत में 3 स्थान पर दिया जाता था। भारत में 3 स्थान पर दिया जाता था। जो पहला था बंगाल का बैरकपुर, दूसरा पंजाब का अंबाला शहर, और तीसरा था पाकिस्तान का सियालकोट। यहीं पर कारतूस चलाने की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता था। जब यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो ये इसी बंगाल के बैरकपुर में एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे यह यूपी के रहने वाले थे। यह जो मंगल पांडे थे वह यूपी के रहने वाले थे, लेकिन इनका संबंध 34वीं नेटिविन फैक्ट्री से था। 34वीं नेटिविन फैक्ट्री से था, जो बंगाल में था। 34वीं नेटिविन फैक्ट्री से था, जो कहां पे था? बंगाल में था। जब इनको यह बात पता चली कि यह मंगल पांडे बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, मतलब गलत को गलत और सही को सही कहने में जरा से भी हिचकते नहीं थे, ना किसी चीज का डर रखते थे। अगर कोई गलत है तो डायरेक्ट बोल देते थे। जब इनको यह बात पता चला कि जो कारतूस में जो बारूद भरा जाता है, उसका जो कारतूस में जो खोल था, वो उसको काटने पर जो काटा जाता था उसमें गाय और सुअर का मांस मिलाया जाता था। इनको यह बात पता चली। इन्होंने जाकर सबसे पहले तो पता किया कि वाकई यह बात सत्य है या नहीं है। इन्होंने यह बात जाकर पता किया यह बात सत्य है या नहीं है। जब इनको यह बात पता चली कि वाकई यह बात सत्य है तो इन्होंने जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, जनरल ह्यूरसन और जनरल
जनरल बाग की को गोली मारकर हत्या कर दी। जब ये पता किए, इनको बहुत ही आघात हुआ और ये विद्रोह करने लगे। उसी विद्रोह की कड़ी में इनसे जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग से लड़ाई हुई, जिसमें इन्होंने मंगल पांडे ने सीधा बंदूक उठाया और मार दिया। जब जब इन्होंने मारा तो यह सन भी पूछा जाता है। 19 अप्रैल 1857 को 19 अप्रैल 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। जब ये हत्या कर दी तो इनको सिपाहियों ने पकड़ा और इनके ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमा चलाने के बाद इनको फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनको फांसी दिया गया 8 मई 1857 को 8 मई 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। जब यह 19 मार्च 19 मार्च को, और ये है 8 मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। तब इनको पकड़ा गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को इन्हें क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। अब एक बात आप ही सोचिए, जब कोई घटना घटती है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे फैलती है। जब धीरे धीरे यह फैलती है तो ये भी एक सिपाही थे। तो ये जब घटना धीरे धीरे जब फैली, ये सबसे पहले जाकर पहुंची 10 मई 8 मई 1857 को यूपी के मेरठ में जब यह घटना घटी तो यूपी के मेरठ से विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत हुई सिपाहियों के द्वारा। जब 8 मई 1857 को यह विद्रोह हुआ तो सबसे पहले एक एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, वह कौन ऐसा व्यक्ति था जो 1857 की क्रांति से पहले ही शहीद हो गया? तो उसका नाम था मंगल पांडे। उनका नाम क्या था? मंगल पांडे। ठीक है। जब ये 8 मई 1857 को यूपी के मेरठ से यूपी के उत्तर प्रदेश मेरठ से 20वीं नेटविन फैक्ट्री से इनकी शुरुआत हुई। 8 मई 10 मई को सबसे पहले यूपी के मेरठ से 20वीं नेटविन फैक्ट्री से इस 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। जब
यूपी के मेरठ से 20वीं नेटिविन फैक्ट्री से इसकी शुरुआत हुई। तो धीरे 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 यह यूपी से धीरे धीरे कई राज्यों में फैलता चला गया। जैसे मान लीजिए दिल्ली के भी दिल्ली दिल्ली उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कुछ राजस्थान भी था, कुछ गुजरात भी था, कुछ महाराष्ट्र भी था, कुछ असम भी था। ऐसे धीरे 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 फैल गई। जब यह फैली तो सबसे पहले यह घटना पूछा जाता है कि सबसे पहले जो घटना घटित हुई वो कहाँ से शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को यूपी के मेरठपुर से शुरुआत हुई। अब आपसे अब आपसे अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा भारत का वह कौन सा भाग था जो इस 1857 की क्रांति से बिल्कुल अछूता रहा, यानी बिल्कुल भी वहां पे प्रभावी नहीं पड़ा। वह स्थान था दक्षिण दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, यहां पर बिल्कुल यह घटना नहीं पहुंच पाई थी। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि यह क्षेत्र बिल्कुल ही इस क्रांति से 1857 की क्रांति से यह भाग बिल्कुल ही अछूता रहा। ठीक है। जब यह 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 के बीच में थे। भारत के गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल थे। और बहादुर शाह जफर भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उस समय कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 ईस्वी के मध्य रहे। और उस समय बंगाल के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन पीएम ब्रिटेन के उस समय जब क्रांति हुई, उस समय जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे। और विरोधी दल का नेता डिजरायली था। और विरोधी दल का नेता डिजरायली था। और उस समय भारत का और उस समय ब्रिटिश का जो सेनापति था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय ब्रिटिश का जो सेनापति था उसका क्या नाम था, तो एनीशन था। एनीशन
ब्रिटिश ब्रिटिश सेनापति, सेनापति का नाम क्या था? एनिशन था, एनिशन था। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी यानी चपाती और कमल का फूल था, और हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक था। हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक था। जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। उस समय सबसे ज्यादा, जो 1857 में सबसे ज्यादा जहां पर विद्रोह हुआ था, यानी कि सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो हुआ था वह था यूपी के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हुआ था, जैसे यूपी का झांसी, यूपी का मेरठ, यूपी का अवध, ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर यह विद्रोह उठा था। इसीलिए यह सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय सबसे ज्यादा प्रभावित वाला राज्य कौन था, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और वह कौन सा क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से बिल्कुल भी अछूता था, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण भारत। ठीक है, मुस्लिम। ठीक है, और जब यह बात लॉर्ड कैनिंग को पता चली तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा विद्रोह यूपी में ही हो रहा है। इन्होंने सबसे पहले यूपी को, जो क्रांति हुई थी, इसी को सबसे पहले दबाने का प्रयत्न किया। जब जाहिर सी बात है, जब जहां पर सबसे बड़ा अगर विद्रोह होता है, अगर उसी को दबा दिया जाए, ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र में हुआ था, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में भी हुआ था, पंजाब में भी हुआ था, फिर हमारा असम में भी हुआ था, गुजरात में भी कुछ जगहों पे हुए थे, राजस्थान में भी हुए थे, महाराष्ट्र में भी हुए थे, बहुत सारे जगहों पे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुआ था यूपी के ही कई सारे क्षेत्र में हुआ था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने यह निर्णय लिया यूपी, जो हमारा बंगाल की राजधानी है, उसको तत्कालिक यानी कुछ समय के लिए, यानी आपातकालीन राजधानी यूपी के प्रयागराज को बनाया, यूपी के इलाहाबाद को बनाया, जिसका अब नाम प्रयागराज हुआ है, प्रयागराज हुआ है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में बताया, 1857 की क्रांति के बारे में बताया, जिसका तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस, जिसमें गाय और सुअर का मांस मिला हुआ था। और जाहिर सी बात है कि हमारे लिए, हिंदू के लिए सबसे बड़ा पवित्र होता है गाय, और उसी में जब गाय का मांस मिला हो तो सोचिए हिंदू के लिए कितना शर्मनाक और कितना गुस्सा आएगा। और उसी तरीके से मुसलमान भाइयों में भी बहुत ज्यादा, मुसलमान भाइयों तो सुअर का नाम तक अपने जुबान से लेना चाहते हैं। और यह जब बात पता चली तो सोचिए कितना भयंकर उस समय क्रांति हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में बताया। अब इसके हम प्रसार और नेतृत्वकर्ता, यानी कि
दिल्ली से किसने प्रसार किया और उसका नेतृत्व किसने किया। फिर यूपी के जो स्थान थे फैजाबाद, अवध, वहाँ से किसने प्रसार किया और उसका नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।